नहीं पहुंचेगी, जिससे उनका क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाइपोक्सिया स्टार्ट होगा, और हाइपोक्सिया के बाद वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, स्मूथ मसल डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ हमारे पास इनएडिक्वेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस होगी, अब नॉर्मली वहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, मीडियल सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी, और ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड एन्यूरिज्म। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपके पास क्या करेगी, टुवर्ड एन्यूरिज्म रिस्पॉन्ड करेगी। पैथोजेनेसिस आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, या कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मली बन रहा है ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर्स, या फिर मेटालोपेरोक्सीडेज की एक्टिविटी की ज़्यादा वजह से कनेक्टिव टिश्यू डीजेनरेट हो रहा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, या आपके स्मूथ मसल डीजेनरेट हो रहे हैं थीरोसेक्लेरोसिस, ल्यूमन नैरो और लेस न्यूट्रिएंट सप्लाई और एस्कीमिया की वजह से। इसके अलावा पैथोजेनेसिस में आप बता सकते हैं कि आपके पास जो वस्कुलाइटिस है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड टुवर्ड दिस एन्यूरिज्म। उसके अलावा हमारे पास कोई ट्रोमा है तो वो भी इनमें कॉज कर सकता है, या फिर हमारे पास वही आपके बताए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, थीरोसेक्लेरोसिस है या हाइपरटेंशन है, तो ये सारी बात जो है वो आप क्या कर सकते हैं, पैथोजेनेसिस में कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो होता क्या है आपके पास, होता ये है जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी यहाँ पे भी कि जो स्मूथ मसल्स हैं और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि वो इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, और अगर वो एबनॉर्मल होगा तो इंटीग्रिटी भी लॉस हो जाएगी, और जो वेसल वॉल है वो रिलैक्स हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, जिससे एन्यूरिज्म डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पैथोजेनेसिस में ये वाले 3 पॉइंट्स बताने हैं। उसके अलावा ये आपने रिस्क फैक्टर्स में बताने हैं कि रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन है, थीरोसेक्लेरोसिस, ट्रोमा, वस्कुलाइटिस, या फिर आपके पास एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं, माइकोटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। माइकोटिक एन्यूरिज्म किस तरह से डेवलप होता है कि कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रोब एंटर कर जाता है वेसल वॉल के अंदर, और वहाँ जाके हो सकता है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करे और लोकल डायलिटेशन स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपने किस में लिखनी है, रिस्क फैक्टर्स में लिखनी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉम्प्लिकेशंस, और फिर हम इसकी एक और तरह से भी डिवीजन करते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। जो एन्यूरिज्म होती है आपने याद रखना है कि ये ज़्यादातर कहाँ आती है, कहाँ देखने में आती है, एयोटा के अंदर, ठीक है। और एयोटा में भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म, जो कि मोर देन 90% केसेस में देखने में आती है, और उसके अलावा थोरेसिक एयोटिक एन्यूरिज्म। दूसरी क्या होती है, थोरेसिक एयोटिक एन्यूरिज्म होती है। जो एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म है ये 90% देखने में आती है, ज़्यादा कॉमन है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बता देती हूँ और फिर हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में ओवरव्यू में भी आपको बता चुकी थी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लेग्स हो गई, उनकी तरफ नहीं सप्लाई जाएगी, जीआईटी की तरफ नहीं जाएगी, रीनल सिस्टम की तरफ नहीं जाएगी, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो रिड्यूस होने से एस्कीमिया डेवलप हो सकता है। एस्कीमिया के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि जो स्टेगनेंट ब्लड फ्लो है वहाँ पर क्या बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बोसिस के साथ साथ अगर वो थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाएगा तो एम्बोलिज्म के केसेस बढ़ जाते हैं, एम्बोलिज्म देखने में आती है। इन्हीं एम्बोलिज्म के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो इजीली प्रोलिफरेट करते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ ये कि जब हमारे पास ये वेसल जो है वो डायलेट करती है तो इसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे ये उनको क्या करेगी, कॉम्प्रेस करेगी, और उनको कॉम्प्रेस करने से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल एयोटा है तो वो पास पड़े क्या करेगा, थोरेसिक एयोटा है तो वो पास पड़े ईसोफेगस को कॉम्प्रेस करेगा। ईसोफेगस की कॉम्प्रेशन होगी तो पेशेंट को स्वॉलो करने में मसला होगा और वो क्या कंप्लेन करेगा, डिस्फेजिया बताएगा, ठीक है। इसी तरह थोरेसिक एब्डोमिनल एयोटा के अंदर अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी कि हमारे पास जो रिकरेंट लरेंजियल नर्व है, लैरिंग्स के मसल को जो सप्लाई करती है वो भी कॉम्प्रेस होगी। रिकरेंट लरेंजियल नर्व जो है वो भी हमारे पास कॉम्प्रेस होगी, और उसकी वजह से क्या होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, ठीक है जी। साथ ही साथ जो है वो हमारे पास जो एब्डोमिनल एयोटा है वो किसको भी कॉम्प्रेस कर सकता है, नीचे यूरेटर को कॉम्प्रेस कर सकता है और यूरिन इम्पोटेंसी कॉज कर सकता है। तो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन में आपने इस्कीमिया, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म और इन्फेक्शन, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्रेस करके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी डिवीजन की, एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म और थोरेसिक एयोटिक एन्यूरिज्म की, तो एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म कॉमन है, 90% केसेस में ही देखने में आता है। इसके जो कॉजेज हैं अगेन वही हैं कि आपके पास अगर थीरोसेक्लेरोसिस हो तो ये डेवलप हो जाता है। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ में और स्पेसिफिकली सेफिलस में, ठीक है, सेफिलस में या स्पायरोकाइट के इन्फेक्शन में एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म देखने में आता है। हाइपरटेंशन जो है वो कॉज करती है थोरेसिक एयोटिक एन्यूरिज्म, जबकि थीरोसेक्लेरोसिस मेजरली कॉज करती है एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म। ये आपने याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास ओबेसिटी या स्मोकिंग से भी ये हो सकता है, ठीक है। मैं सारी ये जो चीज़ें हैं ये रॉबिन से ही कोट कर रही हूँ। अब एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म में होता क्या है,
इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, 50 से 60 ईयर्स के एज के लोगों में होता है ज़्यादा, मेंस में कॉमन है ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है बच्चों, सारी ये रेपिटेशन आ रही है जो कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी, अगर आप एक दो टॉपिक्स को अच्छे समझते हैं तो बाकी सारे टॉपिक्स रिलेट होते हैं। सो एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म की अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो पैथोजेनेसिस में आपने क्या बताना है, पैथोजेनेसिस में आपने ये बताना है कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है किसका, एथीरोस्क्लेरोसिस का। किसका कॉन्सिक्वेंस है, एथीरोस्क्लेरोसिस का। होता कुछ यूँ है कि एथीरोस्क्लेरोटिक लीजन की वजह से बहुत सारे वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा था एथीरोस्क्लेरोटिक लीजन में कि काफ़ी ज़्यादा लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल एक्मुलेट हुए होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट होते हैं और ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये करते क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाता है, इस तरह से प्लैक बन जाता है। ठीक है, और इस प्लैक फॉर्मेशन की वजह से जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर जाती है और जो ब्लड फ्लो ल्यूमन से पास कर रहा होता है वो ब्लड फ्लो नीचे नहीं आ सकता और स्मूथ मसल्स को न्यूट्रेंट की सप्लाई नहीं कर सकता। स्मूथ मसल्स को जब न्यूट्रेंट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या डेवलप हो जाएगा, स्मूथ मसल का एस्कीमिया डेवलप होगा। एस्कीमिया के बाद वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। स्मूथ मसल्स जो हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे। वेसल वॉल जो है काफ़ी ज़्यादा वीकन हो जाएगी और वीकन होने के बाद वो थिन हो जाएगी और बल्ज आउट कर जाएगी और इस तरह एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हमारे पास डेवलप होता है। साथ ही साथ ये होगा कि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो वेसल वॉल होती है इसके अंदर स्मॉल वेसल्स पड़ी हुई होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेजा विजोरम कहते हैं। और इन वेजा विजोरम का काम होता है वेस्कुलर वॉल को सप्लाई करना, लेकिन इन सारे लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल जो यहाँ पे एक्मुलेट होंगे उसकी वजह से इनकी भी ऑक्लूजन हो जाएगी और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो अगेन नेक्रोसिस, स्मूथ मसल्स की डीजेनरेशन शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप होगा। साथ ही साथ हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ये कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं और वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, स्मूथ मसल को डीजेनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस तरह से वॉल जब वीकन हो जाती है तो बल्ज आउट करती है तो एन्यूरिज्म डेवलप हो जाता है। सो इसको अच्छी तरह बुक से पढ़ने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह एक्सप्लेन करना है। मैंने इसको तेज़ी में इसलिए कर लिया क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एथीरोस्क्लेरोसिस में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब रॉबिन्स के अंदर ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी अलग से बताई गई हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस भी मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। आसान सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहाँ पे कॉम्प्रेशन हो सकती है और उस कॉम्प्रेशन की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा, स्पेशली लोअर लिम्स का, किडनीज वगैरह का। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्रेस करेगा, फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस को करेगा और डिस्फेजिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके अलावा किसको कॉम्प्रेस करेगा, यूरेटर को, और यूरिन इम्पोटेंसी कॉज करेगा। उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर एक मास टाइप चीज़ बन जाती है और वो जो है वो हमारे पास क्या कर सकती है, ट्यूमर को स्टिमुलेट कर सकती है। क्या कर सकती है, ट्यूमर को स्टिमुलेट कर सकती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली है कि थ्रोम्बस के चांसेस बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बस जब डिसलॉज होगा तो एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही इसके कंसिक्वेंस है। सम टाइम ये रप्चर हो जाता है, अगर ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ये रप्चर होगा तो फेटल हेमरेज कॉज करेगा। अगर 6 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा हो तो फिर इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम इसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं। तो ये एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है जो कि सारे का सारा रॉबिन्स में बताया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एन्यूरिज्म क्या होता है, उसकी किस तरह से टाइप्स, हम उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, बेसिक एन्यूरिज्म के कॉजेज़ क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और अगर हम उसको एओर्टिक और थोरेसिक में डिवाइड कर देते हैं तो फिर उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन और कॉजेज़ हैं। एओर्टिक वाली बात हमने डिस्कस कर ली है। एओर्टिक एन्यूरिज्म मेजरली होता है एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जबकि अगर मैं बात करूँ थोरेसिक एन्यूरिज्म की तो जो थोरेसिक एन्यूरिज्म है वो मेजरली किसकी वजह से हो रहा होता है, हाइपरटेंशन की वजह से। वो मेजरली किसकी वजह से हो रहा होता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा होता है। हाइपरटेंशन या हमारे पास जो बाइकस्पिड वेल्व है उसकी डिसफंक्शन की वजह से या मार्फन सिंड्रोम की वजह से डेवलप हो सकता है। अगेन जो सारा मैकेनिज्म है वो तो सेम होगा कि आपके पास स्मूथ मसल की डिजेनरेशन हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से, जिसकी वजह से थोरेसिक एओर्टा क्या कर रहा है, आपके पास बल्ज आउट कर रहा है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो थोरेसिक एओर्टा क्या करेगा कि हमारे पास जो भी ईसोफेजियल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फीडिंग और रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करेगा। उसके अलावा ये क्या करेगा कि हमारे पास ये रिकरेंट लरेंजियल नर्व को इन्वॉल्व करके क्या कॉज कर सकता है, आपके पास कफ भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा बोन इरोजन की वजह से पेन भी होता है और कार्डियक इश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है जी, सम टाइम करोनरी आर्टरी जब इन्वॉल्व होती है तो कार्डियक इश्यूज़ भी होते हैं और वहीं पे ब्लड चैनल्स भी बन जाते हैं और उन ब्लड चैनल्स के बनने को हम क्या कहते हैं, जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हमारे पास एंटमा जो है वो रप्चर हो जाएगा और ब्लड निकल के वेसल वॉल्स के अंदर ही यहाँ पे लीक हो जाएगा और प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देगा, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन में और एन्यूरिज्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एन्यूरिज्म जो है
एओर्टिक डाइसेक्शन जो है इसको हम कहते हैं कि ये दो तरह से होती है, या तो 40 to 60 ईयर्स में डेवलप होती है एओर्टिक एन्यूरिज्म, या फिर यंगर पेशेंट में भी होती है। जो 40 to 60 होती है वो हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जबकि यंगर एज में अगर ये हो रही है तो फिर ये जीन डिफेक्ट या मार्फन सिंड्रोम की वजह से होगी। उसके अलावा ये प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है, या हार्मोन इंड्यूस वस्कुलर रिमोल्डिंग की वजह से, या हीमोडायनामिक स्ट्रेस से, या एक्सेसिव कोकेन लेने से भी एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो आसान सी बात है कि आपके पास इसमें क्या हो रहा होगा, एंटमा की टियरिंग हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एंटमा की टियरिंग हो रही है मल्टीपल फैक्टर की वजह से, और ब्लड लीक करके बाहर जा रहा है, और ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और अगर मैं एओर्टिक डाइसेक्शन की मॉर्फोलॉजी की बात करूंगी तो आपको क्या नज़र आएगी, एंटमा की टियरिंग नज़र आएगी। ठीक है जी, ये जो टीयर होता है ये सन्निंग एओर्टा में नज़र आता है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स या ऑब्लिक हो सकता है, एक्सटेंड करता है ये ऊपर हार्ट की तरफ और नीचे फेमरल और इलियक आर्टरी तक ये एक्सटेंड कर सकता है। सम टाइम ये जो डाइसेक्टिंग हीमाटोमा होता है, यानी यहाँ पे जो हीमाटोमा डेवलप होता है ये दोबारा से क्या कर रहा होता है, इंटर कर रहा होता है। एक साइड से ब्लड लीक कर रहा है और दूसरी साइड से ब्लड जो है वो दोबारा से इंटर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डबल बैरल एओर्टा भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजिकली यहाँ पे आपको सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन नजर आएगी, यानी कि आपको स्मूथ मसल सेल्स का ड्रॉप आउट नजर आएगा, फाइब्रोसिस नजर आएगी, नेक्रोसिस नजर आएगी, एक्मुलेशन नजर आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन नज़र नहीं आएगी। तो एनेरिज्म का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, सारे का सारा मैंने रॉबिन से ही इसको कवर किया है। आप एक दफ़ा वहाँ से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।